Recurrent miscarriage refer to loss of 3 or more consecutive pregnancies and it affects only 1% of the couples. क्या वजह हो सकती है, क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं बेटा? एडवांसिंग मैटरनल एंड पैटर्नल एज, अगर बहुत ज़्यादा बड़ी एज में करेंगे तो ज़ाहिर है प्रेगनेंसी फिर रिकरेंट मिसकैरेजेस के चांसेस होते हैं। ओबेसिटी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। बैलेंस्ड क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशंस की वजह से रिकरेंट मिसकैरेजेस हो सकते हैं, ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। यूट्राइन स्ट्रक्चरल एनॉमलीज, यूट्रस के अंदर कोई अगर एनॉमली है बेटा, इसके स्ट्रक्चर में अगर पॉलिप्स मौजूद हैं, अगर बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स मौजूद हैं, तो जाहिर सी बात है जब तक उनको आप निकालेंगे नहीं तो फिर वो हर प्रेगनेंसी जो है वो मिसकैरी हो जाएगी। और एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, ये ऐसी कंडीशन है खास करके मदर में जिसमें एक्सेसिव ब्लड क्लॉटिंग होती है। और जाहिर सी बात है बेटा, अगर जगह जगह पे ब्लड वेजल में क्लॉट्स होंगे तो प्लेसेंटल सप्लाई इनसफिशेंट होगा, प्लेसेंटल सप्लाई इनसफिशेंट होगा तो बच्चे को सप्लाई नहीं मिलेगा और मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से रिकरेंट मिसकैरेजेस हो सकते हैं। इन्वेस्टिगेशंस बेटा रिकरेंट मिसकैरेजेस को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले जो है वो टेस्टिंग फॉर एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़। अगर एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आती हैं तो मतलब एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम है मदर को। अगर ये सिंड्रोम है तो इसको आप ट्रीट करें, इसी की वजह से रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे हैं। इमेजिंग ऑफ यूट्रस बहुत ज़रूरी है ताकि पता चले यूट्रस में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, यूट्रस में पॉलिप तो नहीं है, कोई फाइब्रॉइड्स तो नहीं है, कोई मेलिग्नेंसी तो नहीं है, क्योंकि अगर ये होंगी तो फिर बार बार मिसकैरेजेस होते रहेंगे। तो अगर कोई मेलिग्नेंसी है, कोई फाइब्रॉइड है, कोई पॉलिप है तो उसको जल्द से जल्द रिमूव करें ताकि हम रिकरेंट मिसकैरेजेस से बच सकें। उसके अलावा साइटोजेनिक एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कॉन्सेप्शन, जो बच्चा है जो कॉन्सेप्टस है जितने भी सेल का है उसको आप उसकी साइटोजेनिक एनालिसिस करें। क्यों? ताकि पता चले उसमें किसी किस्म की क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है जिसकी वजह से आपका रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे हैं। ना सिर्फ कॉन्सेप्टस की, पेरेंटल पेरिफेरल ब्लड कैरियोटाइपिंग भी करते हैं ताकि पता चले पेरेंटल साइड से तो उनके अंदर बेटा कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी नहीं है। ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करें तो अब जाहिर सी बात है ट्रीटमेंट तो बेटा कॉज के हिसाब से ही होगा। फ़र्ज़ करें अगर रिकरेंट मिसकैरेजेस एपीएस की वजह से हो रहे थे, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम की वजह से, तो आप उस केस में क्या करेंगे? पेशेंट को एस्पिरिन देंगे, लो डोज हेपरिन देंगे। ये ऐसी ड्रग्स हैं जो कि क्लॉटिंग को, खास करके एस्पिरिन प्लेटलेट एक्टिवेशन को रोकती है, हेपरिन जो है थ्रोम्बिन को नहीं बनने देता। तो इससे क्या होगा कि ब्लड क्लॉटिंग कम हो जाएगी। ब्लड क्लॉटिंग कम हो जाएगी तो एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम में यही होता है ना बेटा, बहुत ज़्यादा ब्लड क्लॉटिंग हो रही थी। लेकिन अगर आपने एस्पिरिन और लो डोज हेपरिन दिया है तो फिर ये क्लॉटिंग नहीं होगी और प्लेसेंटल सप्लाई सफिशेंट होगा और मिसकैरेज का चांस कम हो जाएगा। ठीक है, अप टू 50% इवन। ठीक है बेटा। उसके अलावा अगर कोई साइटोजेनिक एबनॉर्मेलिटी है तो फिर आप प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस करें या गैमीट डोनेशन करें। इम्प्लांट होने से पहले आप जो है डायग्नोसिस बना लें कि हाँ ये कॉन्सेप्टस है। फ़र्ज़ करें जितने भी सेल का कॉन्सेप्टस है, 2, 4, 10, 50, तो ये इम्प्लांट होने से पहले ही आप इसकी स्टडी करें और अगर इसमें कोई डिफ़ेक्ट है तो आप इसके अंदर गैमीट डोनेशन कर सकते हैं। गैमीट डोनेशन ये कि फ़र्ज़ करें आप ये ओवम है, ठीक है, और ये फ़र्ज़ करें आप नॉर्मल ओवम है, लेकिन जो स्पर्म है ना इसके अंदर कोई साइटोजेनिक एबनॉर्मेलिटी है, ट्राइसोमी मोनोसोमी हो सकती है, तो आप गैमीट डोनेट करें। इसको फर्टिलाइज ना होने दें, कोई डोनेटेड स्पर्म दे दें जो नॉर्मल हो बिल्कुल, उसमें कोई किस्म की साइटोजेनिक एबनॉर्मेलिटी ना हो, तो नॉर्मल स्पर्म को फ्यूज़ करा दें ओवम से, जाइगोट बनेगा और ये फिर इम्प्लांट हो जाएगा और रिकरेंट मिसकैरेजेस से आप बच जाएंगे। तो इम्प्लांटेशन से पहले जेनेटिक डायग्नोसिस करें या फिर गैमीट डोनेशन करें ताकि आप ट्रांसलोकेशंस को ओवरकम कर सकें। ठीक है बेटा, इस तरीके से। उसके अलावा रिकरेंट मिसकैरेजेस को ट्रीट करने का तरीका बेटा, यू कैन प्रोवाइड द पेशेंट विद सम सर्जिकल ट्रीटमेंट। प्रोगेस्ट्रॉन दिया जा सकता है, स्टेरॉइड्स दिए जा सकते हैं, मेटफॉर्मिन दिए जा सकते हैं फॉर कंजेनाइटल यूट्राइन एबनॉर्मेलिटीज़। यूट्रस में अगर कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं जिसकी वजह से यूट्रस की या तो शेप ख़राब है, होते हैं ना बहुत सारी कंजेनाइटल यूट्राइन एबनॉर्मेलिटीज़ होते हैं जैसे कि यूनिकॉर्नुएट यूट्रस, बाइकॉर्नुएट यूट्रस। इन केसेस में इनफर्टिलिटी होती है, इम्प्लांटेशन पॉसिबल नहीं होती, रिकरेंट मिसकैरेजेस हो जाते हैं बेटा। तो उस केस में बेटा कंजेनाइटल एनॉमलीज अगर हैं यूट्रस की तो उसमें मेटफॉर्मिन, स्टेरॉइड्स, प्रोगेस्ट्रॉन्स और सर्जिकल मैनेजमेंट करके आप कंजेनाइटल यूट्राइन एबनॉर्मेलिटीज़ को बराबर ओवरकम करते हैं और फिर रिकरेंट मिसकैरेजेस से आप
बचते हैं। बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल आती हैं, कोई मसला ही नहीं है, फिर भी रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे हैं। उसका यूट्रस चाहिए, ना एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम है, ना ओबेस है मदर, फिर भी रिकरेंट मिसकैरेजेस होते हैं। तो उनको सिर्फ़ और सिर्फ साइकोलॉजिकल इनपुट की, साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और वो दें आप उनको, और फिर ट्राई करें, और बहुत मुमकिन है कि रिकरेंट मिसकैरेजेस नहीं होंगे। ठीक है बेटा, तो ये कुछ आपको मैंने बताया रिकरेंट मिसकैरेजेस के हवाले से। अच्छा, इसके बाद बेटा हम डिस्कस करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी को। ओके, सो एक्टोपिक प्रेगनेंसी बेटा, इट इज़ ऑब्वियसली द इम्प्लांटेशन ऑफ प्रेगनेंसी आउटसाइड द नॉर्मल यूट्राइन कैविटी। आपको पता है बेटा कि जो इम्प्लांटेशन होती है वो नॉर्मली जो यूट्रस की जो अपर पोस्टीरियर वॉल होती है उसमें होती है, ठीक है ना। लेकिन जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, इट इज़ एक्चुअली द इम्प्लांटेशन ऑफ प्रेगनेंसी आउटसाइड द नॉर्मल यूट्राइन कैविटी, ठीक है बेटा। ओके, सो लुक बेटा, यूट्रस के बाहर ये कहीं पे भी इम्प्लांटेशन हो सकती है। मोस्ट कॉमनली फ़लोपियन ट्यूब में होती है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली अप टू 98% केसेस में जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलती है वो फ़लोपियन ट्यूब में देखने को मिलती है। उसके अलावा बहुत रेयरली फ़लोपियन ट्यूब के इंटरस्टिशियम में हो सकती है, ओवरी में, सर्विक्स में, नीचे एब्डोमिनल कैविटी में, और जो प्रीवियस सी सेक्शन था उसके स्कार्स में भी इम्प्लांटेशन हो सकती है। मैं क्विकली आपके इस सिस्टम को ड्रॉ करूं बेटा, तो आपको पता है कि ये कुछ इस तरीके से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फ़लोपियन ट्यूब होता है, और ये आपका फंडस हो गया यूट्रस का, ये नीचे बॉडी आ जाएगी यूट्रस की, ठीक है। और ये बड़े ज़बरदस्त किस्म की ओवरी है, ठीक है। नीचे एब्डोमिनल कैविटी है, राइट। इसी तरीके से होता है ये वाला पार्ट जो होता है बेटा आपके फ़लोपियन ट्यूब का, जो कि यूट्रस में टनल हो रहा है। दिस पार्ट ऑफ ट्यूब इज़ कॉल्ड इंटरस्टिशियल पार्ट, इंटरस्टिशियल पार्ट। तो अगर इस इंटरस्टिशियल पार्ट ऑफ फ़लोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो तो उसको ज़ाहिर है फिर इंटरस्टिशियल कहेंगे। और वैसे तो जो इम्प्लांटेशन होती है फ़लोपियन ट्यूब में जो मोस्ट कॉमन होती है 98% केसेस में, वो इसके इस एम्पुलरी रीजन में होती है, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके अलावा ओवरी में हो सकती है इम्प्लांटेशन, ठीक है। और इसके अलावा नीचे एब्डोमिनल कैविटी में हो सकती है। जो आपका एब्डोमेन है, ये आप फ़र्ज़ करें ये सरफेस है, और जो सी सेक्शन के स्कार्स मौजूद हैं ना, उन स्कार्स में भी इम्प्लांटेशन हो सकती है, ठीक है बच्चा। तो मोस्ट कॉमन जो है वो फ़लोपियन ट्यूब के इस एम्पुलरी रीजन में होती है। इसके अलावा फ़लोपियन ट्यूब के इंटरस्टिशियम में हो सकती है रेयरली, ओवरी में हो सकती है रेयरली, एब्डोमिनल कैविटी में हो सकती है रेयरली, और जो आपके एब्डोमेन के सरफेस पे जो सी सेक्शन के स्कार होते हैं, अगर प्रीवियसली सी सेक्शन हुआ है तो उसके जो सी सेक्शन के स्कार्स हैं उसमें भी इम्प्लांटेशन हो सकती है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी की सारी तफसील को डिस्कस करने से पहले बेटा एक छोटी सी टर्म है उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज़ हेट्रोटॉपिक प्रेगनेंसी। दैट इज़ हेट्रोटॉपिक प्रेगनेंसी। हेट्रोटॉपिक प्रेगनेंसी इज़ द साइमल्टेनियस डेवलपमेंट ऑफ टू प्रेगनेंसीज। That's a different news, but it is what it is, that it is the simultaneous development of two pregnancies. एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी यूट्रस में चल रही है, और एक यूट्रस के बाहर जो कि कहीं पे भी हो सकती है, वो फ़लोपियन ट्यूब में भी हो सकती है, ओवरी में भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन एक वक्त में दो प्रेगनेंसीज चल रही हैं, एक यूट्रस के अंदर, एक यूट्रस के बाहर, एज एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इसको हम कहते हैं बेटा हेट्रोटॉपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। अच्छा, वापस हम अपनी एक्टोपिक प्रेगनेंसी पे आते हैं। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अगर हम इंसिडेंस की बात करें कि कितना कॉमन है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का होना, सो 1 in every 80 प्रेगनेंसीज इज़ एक्टोपिक। अगर 80 प्रेगनेंसीज होती हैं तो उसमें से लाजमी एक प्रेगनेंसी एक्टोपिक होगी। और व्हाट अबाउट हेट्रोटॉपिक प्रेगनेंसी? 1 in 25,000 to 30,000 प्रेगनेंसीज। मतलब ये तो बहुत ही खैर रेयर हो गया कि 25,000 से 30,000 प्रेगनेंसीज हुई हैं, उनमें से एक प्रेगनेंसी जो है हेट्रोटॉपिक मिलेगी। लेकिन एक्टोपिक इज़ ऑब्वियसली मोर कॉमन देन हेट्रोटॉपिक। सही है बेटा। एक्टोपिक और हेट्रोटॉपिक का फ़र्क समझ आया? एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो प्रेगनेंसी होती है जो कि यूट्रस के अलावा कहीं भी और इम्प्लांट हो, फ़लोपियन ट्यूब में मोस्ट कॉमनली। और हेट्रोटॉपिक प्रेगनेंसी वो प्रेगनेंसी होती है जो एक वक्त में दो प्रेगनेंसीज हों। एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो सिंगल प्रेगनेंसी है ना,
यूट्रस के अलावा कहीं पर भी। लेकिन हेट्रोटॉपिक प्रेगनेंसी बेटा एक वक्त में 2 प्रेगनेंसीज, ठीक है, एक तो नॉर्मल जो है यूट्रस की कैविटी में मौजूद हो और दूसरा यूट्रस से बाहर, ठीक है बेटा। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी से होने वाली जो मैटरनल डेथ्स हैं दे आर अबाउट 9 to 13%, दे आर अबाउट 9 to 13%। टॉकिंग अबाउट इटियोलॉजी के क्यों बेटा एक्टोपिक प्रेगनेंसीज होती हैं, तो हम फेलोपियन ट्यूब के रेफरेंस से डिस्कस करेंगे, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में ही मोस्टली एक्टोपिक प्रेगनेंसीज होती हैं। तो आप फ़र्ज़ करें बेटा ये कुछ इस तरीके से बड़ा ज़बरदस्त यूट्रस की बॉडी है, ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब है आपको मालूम है, और ये आ गई ओवरी, ऊपर बहुत ज़बरदस्त फंडस है, ठीक है। तो आपको पता है ना बेटा इस रीजन में जायगोट बनता है, ठीक है, ओवम और आपके स्पर्म की फर्टिलाइजेशन से, और ये जायगोट आगे मूव करता है और आगे अपर और पोस्टीरियर वॉल ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस में ये इम्प्लांट हो जाता है। लेकिन ऐसा क्या हो जाए कि ये जो बेटा जायगोट है वो आगे जाकर यूट्रस में इम्प्लांट होने के बजाय यहीं पे इम्प्लांट हो जाए एज एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इसके 2 रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। एक रीज़न तो ये हो सकता है, या तो ये बेटा फेलोपियन ट्यूब डैमेज हुई है जिसकी वजह से ये ट्यूब जो है आगे प्रोपेल नहीं कर पा रही जायगोट को, सॉरी डैमेज है जिसकी वजह से वो यहीं पे इम्प्लांट हो गया, और दूसरा इसकी एनाटमी में कोई अल्ट्रेशन है जिसकी वजह से इसकी मोटिलिटी कम हो गई है फेलोपियन ट्यूब की। मैं समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखें बेटा, फेलोपियन ट्यूब में 2 मसले हो सकते हैं जिसकी वजह से इसकी इम्प्लांटेशन यहीं पे हो जाएगी, बजाय इसके कि ये नॉर्मली जाके अपर पोस्टीरियर वॉल ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस में इम्प्लांट हो जाए। 2 मसले हो सकते हैं फेलोपियन ट्यूब में, एक तो ये है कि फेलोपियन ट्यूब में कोई डैमेज हो, ठीक है, दूसरा हो सकता है कोई फंक्शनल अल्टरेशन हो। अब दोनों में फ़र्क है। डैमेज जो है बेटा वो ज़ाहिरी डैमेज है, कोई पैथोलॉजी मौजूद हो फेलोपियन ट्यूब में, जैसे कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो, कोई सर्जिकल स्कार्स हों, ठीक है, कोई एडहेशंस हों। फंक्शनल अल्ट्रेशन से मतलब कि कोई ज़ाहिरी तौर पे कोई पैथोलॉजी नहीं है आपके फेलोपियन ट्यूब में, लेकिन फंक्शनली अल्टर्ड है। ये आपकी ट्यूब है बिल्कुल नॉर्मल है, इस पर कोई पैथोलॉजी नहीं है, लेकिन इसकी जो कंट्रैक्टाइल एबिलिटी है ना, जो फंक्शनल कंट्रैक्टाइल एबिलिटी है जिसकी वजह से जायगोट आगे पुश होता है और नीचे यूट्रस में जाता है, वो कम हो गई है। तो ज़ाहिरी तौर पे तो इस ट्यूब के अंदर कोई पैथोलॉजी नहीं है, बिल्कुल ओके है, गुड लुकिंग है, फ़ाइन है, लेकिन क्या है इसमें फंक्शनल अल्ट्रेशन हो गई है, मतलब इसकी कंट्रैक्टिलिटी कम हो गई है जिसकी वजह से जायगोट को आगे फेंक नहीं पा रही है। और पहली चीज़ हमने क्या कहा, फंक्शनल फेलोपियन ट्यूब में डैमेज, यानी कि इसकी जो मोटिलिटी कंट्रैक्टिलिटी वो तो ठीक है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं पे इस वॉल में पैथोलॉजी है, ठीक है बेटा, इस तरीके से। ओके, नाउ फेलोपियन ट्यूब डैमेज अकर्स ड्यू टू, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहले जो जहन में आता है बेटा वो है पेल्विक जो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है, उसके कॉजेटिव एजेंट आपको पता है पीआईडी के बेटा गनोरिया और क्लेमाइडिया, दे आर मोस्ट कॉमन, ठीक है। प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर पहले ट्यूब में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी है तो दोबारा होने के चांसेस होते हैं। प्रीवियस ट्यूबल सर्जरी, अगर ट्यूब की कोई सर्जरी करवाई है तो जाहिर सी बात है बेटा कि ट्यूब की अगर सर्जरी करवाई है पहले, तो जाहिर सी बात है अगर ट्यूब में कोई इंस्ट्रूमेंटेशन की है, अगर ट्यूब में कोई इंस्ट्रूमेंटेशन की है तो ज़ाहिर है ट्यूब की वॉल को कोई डैमेज होना तो लाजमी है। देखें कोई भी आप ऑपरेटिव मेथड हो, कोई भी इन्वेजिव मेथड हो, वो बिल्कुल सक्सेसफुल होता है, लेकिन वो आसपास के टिश्यूज़ को ज़रूर डैमेज करता है, ठीक है। तो अगर आपने पहले ट्यूब की कोई सर्जरी करवाई है तो बहुत मुमकिन है कि जो आपकी ट्यूब है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डैमेज हुआ हो जिसकी वजह से आपकी जो इम्प्लांटेशन है वो उसी में हो जाए फेलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो डैमेज के अलावा कुछ फंक्शनल अल्ट्रेशन हो सकती हैं, इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। फंक्शनल अल्ट्रेशन इन फेलोपियन ट्यूब बेटा इट अकर्स ड्यू टू पॉसिबली ड्यू टू स्मोकिंग एंड ड्यू टू इंक्रीज्ड मैटरनल एज, ठीक है। अगर फीमेल पेशेंट बहुत स्मोक करती है या फिर उसकी एज बहुत ज़्यादा है तो इसकी वजह से ट्यूब में फंक्शनल अल्ट्रेशंस हो सकती हैं। फंक्शनल अल्ट्रेशन का मैंने यही मतलब बताया बेटा कि उसकी मोटिलिटी और उसकी जो लेग्जिटी है उसका कम हो जाना। जब एक ट्यूब की लेग्जिटी उसकी मोटिलिटी कम हो जाएगी तो कैसे मुमकिन है कि उस ट्यूब के अंदर मौजूद जो आपका जायगोट है वो आगे जा सकेगा, पॉसिबल नहीं है ना बेटा। तो ये 2 बड़े रीज़न हैं आपके फेलोपियन ट्यूब में एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। एक तो या तो ट्यूब डैमेज हो पैथोलॉजिकली, वो डैमेज क्यों हो सकता है, पेल्विक इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है डैमेज, प्रीवियस सर्जरी की वजह से हो सकता है, ठीक है, प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से,
ज़रूरी नहीं है कि ज़ाहरी तौर पे कोई डैमेज हो, फंक्शनल अल्ट्रेशन भी हो सकती है उसमें, कि पैथोलॉजी कोई नहीं है और ज़ाहरी तौर पे ग्रॉसली आपका जो है ट्यूब बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन उसमें फंक्शनल अल्ट्रेशन है, जैसे मैंने बताया कि उसकी लेग्जिटी, उसकी मोटिलिटी वो कम हो चुकी है, जिसकी वजह से वो ज़ायगोट को आगे प्रोपेल नहीं कर पा रहा। कुछ एडिशनल रिस्क फैक्टर्स जिसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है बेटा, दैट इंक्लूड नंबर 1 प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरी, कोई एब्डोमेन की पहले सर्जरी करवाई है जैसे कि अपेंडिक्टोमी या सी सेक्शन करवाया है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि सी सेक्शन के जो स्कार्स होते हैं उसमें इम्प्लांटेशन हो सकती है एज एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। सब फर्टिलिटी, इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन, यूज़ ऑफ आईयूडी कंट्रासेप्टिव्स, ठीक है बेटा, एंडोमेट्रियोसिस एंड कुछ और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हैं बेटा, रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो सकती हैं। आपने जहन में क्या रखना है, फलोपियन ट्यूब का रेफरेंस, कि सर क्यों फलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में एक्टोपिक इम्प्लांटेशन प्रेगनेंसी हो रही है, या तो ट्यूब डैमेज है या तो उसमें कुछ फंक्शनल अल्टरेशन है। आगे डिस्कस करते हैं बेटा। इसके बाद क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पे आते हैं कि पेशेंट जो है अगर उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, वो ट्यूब में प्रेगनेंसी कैरी कर रही है, तो फीमेल पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगी। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट कम विद द सब एक्यूट प्रेजेंटेशन, देख यानी कि दैट इज़ नॉट रियली अलार्मिंग, यानी कि फ़ीमेल आपके पास आती है बेटा कि मुझे पेट में बहुत दर्द है और उसके साथ वजाइनल ब्लीडिंग है एंड या फिर और, ठीक है, हो सकता है एब्डोमिनल पेन के साथ वजाइनल ब्लीडिंग हो, या फिर हो सकता है दोनों में से कोई एक चीज़ हो, ठीक है। ये मोस्टली कंप्लेन होती है मेजॉरिटी, लेकिन रेयरली एक्यूट प्रेजेंटेशन के साथ भी पेशेंट देखने को मिल सकते हैं। एक्यूट प्रेजेंटेशन जैसे कि रप्चर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी ट्यूब में रप्चर हो जाए और उसकी कॉम्प्लिकेशन मैंने तो खैर पैथो में भी बहुत डिस्कस किए। आपको पता होना चाहिए बेटा, जब जाहिर सी बात है ट्यूब में प्रेगनेंसी रप्चर हो जाएगी और इवन ट्यूब रप्चर जब हो जाएगी, आप ये फ़र्ज़ करें, देखें ना, ये आपकी ट्यूब है बेटा, इसमें ये ग्रोइंग फीटस है, ये कितना ग्रो कर पाएगा यहाँ पे, पॉसिबल, यहाँ पे जितना ग्रो करेगा उतना ये जो ट्यूब है वो डिस्टेंड होगा। ट्यूब जितनी डिस्टेंड होगी एक वक्त आएगा ट्यूब रप्चर हो जाएगी। जब ट्यूब रप्चर हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा इंट्रा पेरिटोनियल ब्लीडिंग होगी, एब्डोमिनल पेरिटोनियम में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी और आपकी जो पेरिटोनियल कैविटी है उसमें आपको फ्री ब्लड मिल जाएगा। जाहिर सी बात है बेटा, ट्यूब रप्चर करेगी, ब्लड वेजल्स टूटेंगी, इसके ऊपर आपको पता है ना एक कॉम्प्लेक्स होता है ब्लड वेजल्स का, ट्यूब के ऊपर वो रप्चर होगा तो इंट्रा पेरिटोनियल ब्लीडिंग होगी और पेरिटोनियल कैविटी में आपको फ्री फ्लोटिंग ब्लड मिलेगा, ठीक है। और वो फ्री फ्लोटिंग ब्लड जाहिर सी बात है ऊपर डायफ्राम को इरिटेट करेगा और डायफ्रैग्मेटिक इरिटेशन के साथ शोल्डर टिप पेन करवाएगा। अगर आपके पास एक औरत आती है जिसके पेट में दर्द है, वजाइनल ब्लीडिंग है, साथ में डायफ्रैग्मेटिक इरिटेशन का पेशेंट जाहिर सी बात है रेस्पिरेटरी कंप्लेन के साथ आएगा, शोल्डर टिप पेन, सो you must be thinking about some beta cholecystitis or myocardial infarction, but it is obviously not that, it is an ectopic pregnancy, ठीक है। तो diagnosis of ruptured ectopic pregnancy is made when there is, देखें ना, अगर ectopic pregnancy रप्चर हो गई है तो उसका मतलब राइट अवे क्या पॉसिबल साइंस हैं। साइंस ऑफ एक्यूट एब्डोमेन, पेट में बहुत दर्द होगा, पेट में टेंडरनेस होगी और उसके अलावा वही डायफ्रैग्मेटिक इरिटेशन, ठीक है, और उसके अलावा हाइपोवोलेमिक शॉक में होगा पेशेंट, और होना भी चाहिए, इतना ब्लड लॉस हुआ है तो वॉल्यूम तो कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा तो पेशेंट जो है हाइपोवोलेमिक शॉक में होगा, ठीक है बेटा। इस तरीके से तो हमने अभी तक क्या डिस्कस किया, हमने ये डिस्कस किया कि मेजॉरिटी पेशेंट जो होते हैं बेटा वो सब एक्यूट प्रेजेंटेशन के साथ आते हैं, पेट में दर्द और वजाइनल ब्लीडिंग लेके आते हैं। लेकिन रेयरली क्या होता है कि ये प्रेगनेंसी ग्रो करती है, ट्यूब डिस्टेंड होता है, ट्यूब रप्चर होता है, जो वास्कुलर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये रप्चर होते हैं, इंट्रा पेरिटोनियल ब्लीडिंग होती है बेटा, और आपको पेरिटोनियल कैविटी में इतना फैला हुआ फ्री फ्लोटिंग ब्लड मिलेगा और वो ब्लड जाहिर सी बात है डायफ्राम को इरिटेट करेगा, शोल्डर टिप पेन करवाएगा, ठीक है। और जो टिपिकल पकी डायग्नोसिस है रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, वो कैसे बनाई जाती है कि आपका एब्डोमेन आपको एक्यूट एब्डोमेन के साइंस मिलेंगे। एक्यूट एब्डोमेन के साइंस क्या होंगे बेटा, वही पेट में दर्द, टेंडरनेस, ठीक है, फुलनेस, इस तरीके से। और हाइपोवोलेमिक शॉक तो लाजमी है, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है तो वॉल्यूम कम हो जाएगा और पेशेंट
हाइपोवोलेमिक शॉक में होगा। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के बाद बेटा बात करते हैं ज़रा इन्वेस्टिगेशंस को कि क्या हम इन्वेस्टिगेशंस करा सकते हैं जिससे एक्टोपिक प्रेगनेंसी की डायग्नोसिस पे हम पहुँचे। सबसे पहले अगर आपके पास एक फ़ीमेल पेशेंट आती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साथ, तो आपने बेसलाइंस यानी कि आपकी जो बेसिक्स हैं वही एयरवे, ब्लीडिंग, सर्कुलेशन, यू हैव टू मेक श्योर दैट एयरवे, ब्लीडिंग, सर्कुलेशन आर गुड लुकिंग। उसके बाद एब्डोमिनो पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे, एब्डोमिन अलग से देखेंगे, वही इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन, एवरीथिंग एंड द पेल्विक एग्जामिनेशन बाय मैनुअल एग्जामिनेशन होती है वो आपने करनी है। उसके बाद आप करेंगे बेटा अल्ट्रासाउंड स्कैन, ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन। और ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन पे दो पॉसिबल रिजल्ट्स मिल सकते हैं, तो उन ज़रा रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा। ऑन ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन बेटा एज आई मेंशन्ड के 2 से 3 रिजल्ट मिल सकते हैं, ज़रा उनको डिस्कस करते हैं। रिज़ल्ट नंबर 1 डिस्कस करते हैं कि आपने ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड किया और आपको क्या मिला कि आपने देखा ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यूट्रस है और यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी मौजूद है। आपने ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन किया और उस अल्ट्रासाउंड करने पे आपको इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी मिली, गेस्टेशनल सैक भी उसके अंदर मौजूद था, यॉक सैक भी मौजूद था, फीटल पोल भी मौजूद था। अगर आपने ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन किया और आपको यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी मिल गई, तो क्या आप स्टिल कहेंगे कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस है? नो। अगर आपके पास एक फ़ीमेल पेशेंट आती है, ठीक है, जिसको एब्डोमिनल पेन है, वजाइनल ब्लीडिंग है, आपके जहन में तो बहुत सारी डीडीज़ आ गई होंगी ना, जिनमें से एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। आपने ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन किया और आपको यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी दिख गई, तो क्या अभी भी आप कहेंगे कि हाँ ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है? नो, दैट इज़ नॉर्मल प्रेगनेंसी। फिर आप कुछ और सोचेंगे कि एब्डोमिनल पेन और ब्लीडिंग क्यों हो रही है। ठीक है। सो अगर ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन आप करते हो और आपको रिजल्ट क्या मिलता है, इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी मिलती है यूट्रस के अंदर, उसके गेस्टेशनल सैक, यॉक सैक, फीटल पोल मौजूद है, so this will directly exclude the possibility of ectopic pregnancy in most of the patients except इन पेशेंट्स विथ रेयर हेट्रोटॉपिक प्रेगनेंसी। क्योंकि हेट्रोटॉपिक प्रेगनेंसी ऐसी प्रेगनेंसी है जिसमें जो प्रेगनेंसी वो डुअल प्रेगनेंसी होती है साइमल्टेनियसली, यानी कि एक प्रेगनेंसी यूट्रस में भी होती है और एक प्रेगनेंसी कहीं और भी होती है, एक्टॉपिकली फ़लोपियन ट्यूब में, ओवरी में, एब्डोमेन में, कहीं पे भी। ठीक है। तो अगर आपने अल्ट्रासाउंड स्कैन किया और अल्ट्रासाउंड स्कैन करने पे आपको यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी मिली, तो मोस्टली यही होता है कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं है, नॉर्मल प्रेगनेंसी है, ज़ाहिर है। हाँ, लेकिन आपके जहन में हेट्रोटॉपिक प्रेगनेंसी का ख्याल ज़रूर आएगा कि क्योंकि हेट्रोटॉपिक प्रेगनेंसी ऐसी कंडीशन है जिसमें यूट्रस में तो प्रेगनेंसी होती है, साथ में एक्टोपिकली भी प्रेगनेंसी होती है, लेकिन क्योंकि ये रेयर कंडीशन है तो हम इसके बारे में इतना सोचते नहीं हैं। आपने एक बार अल्ट्रासाउंड किया ट्रांसवजाइनल, यूट्रस में प्रेगनेंसी दिख गई, आप बोलते हैं बस ठीक है यूट्रस में प्रेगनेंसी है, दैट्स ओके, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं है। हम हेट्रोटॉपिक के बारे में सोचते नहीं हैं क्योंकि ये बहुत रेयर कंडीशन है। उसके बाद दूसरा रिज़ल्ट ये आ सकता है ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन करने पे कि यूट्रस खाली हो और आपको एडनिक्सल मैस मिले, यानी कि जो आपके एडनिक्सल स्ट्रक्चर्स हैं ना, या ओवरी या फ़लोपियन ट्यूब या जो लिगामेंट्स हैं, इनमें कोई आपको स्वेलिंग मिले, ठीक है, या स्वेलिंग मिले या लंप मिले। तो आपने ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड किया और ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड करने पे क्या हुआ, आपको यूट्रस खाली मिला और आपके जो एडनिक्सल स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो ओवरी हो, चाहे फ़लोपियन ट्यूब हो, लिगामेंट्स हो, आपको उस पे से कहीं पे स्वेलिंग मिली, तो फिर तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। सो अ फीमेल पेशेंट कम्स टू यू with the complaint of the abdominal pain and the vaginal bleeding. Lots of differential diagnosis come into your mind. One may be ectopic pregnancy. You went for transvaginal ultrasound scan and you saw uterus is empty, but there is some swelling in the fallopian tube. So now you must be thinking that this abdominal pain and vaginal bleeding may be due to एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और अगर ऐसा होता है, आपको यूट्रस खाली मिलता है और ये स्वेलिंग मिलती है ओवरी के ऊपर या फ़लोपियन ट्यूब के ऊपर, तो इस केस में 90% सेंसिटिविटी और 95% इस टेस्ट की स्पेसिफिसिटी होती है इन द डायग्नोसिस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। दिस टेस्ट ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन इज़ हाईली सेंसिटिव एंड हाईली स्पेसिफिक फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर आपने अल्ट्रासाउंड स्कैन किया, आपको यूट्रस खाली मिला और आपको फ़लोपियन ट्यूब के ऊपर स्वेलिंग मिली,
95% it has sensitivity, 90% it has sensitivity, 95% it has a specificity, that surely it will be ectopic pregnancy. ओके। और तीसरी चीज़ जो है बेटा अल्ट्रासाउंड स्कैन पे ये मिल सकती है, प्रेजेंस ऑफ मॉडरेट टू सिग्निफिकेंट फ्री फ्लूइड। तो आपने अल्ट्रासाउंड किया ट्रांसवजाइनल और आपने देखा कि यूट्रस खाली है और उसके अलावा फ्री फ्लूइड मौजूद है, ब्लड मौजूद है, फ्री फ्लूइड मौजूद है, तो जाहिर सी बात है ये रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी की डायग्नोसिस हो सकती है, क्योंकि उसमें यही होता है, ट्यूब रप्चर होती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, फ्री फ्लूइड मिलता है, फ्री ब्लड मिलती है आपको पेरिटोनियल कैविटी में। ठीक है बेटा, तो ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन बहुत ज़बरदस्त अपनी अहमियत रखता है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो आपके पास एक पेशेंट आती है एब्डोमिनल पेन वजाइनल ब्लीडिंग लेके, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का चांस है, तो आपने उसके ABC एयरवे ब्रीडिंग एयरवे आपका ब्रीथिंग सर्कुलेशन देखने के बाद, उसकी एब्डोमिनो पेल्विक जो फिज़िकल एग्जामिनेशन होती है वो करने के बाद आपने ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन किया, फिर उसके रिज़ल्ट के मुताबिक आप अपनी डायग्नोसिस बनाओगे। ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन के अलावा एक और इन्वेस्टिगेटरी मेथड है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, दैट इज़ सीरम HCG। सीरम HCG से कैसे पता लगाया जा सकता है कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या नहीं? वो इस तरीके से कि जो सीरम HCG होता है बेटा, वो नॉर्मल प्रेगनेंसी में हर 48 घंटे के बाद डबल होता है, लेकिन अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो जो सीरम HCG है वो सब ऑप्टिमल होता है, यानी कि इतना जल्दी डबल नहीं होता। तो कहने का मकसद ये है कि अगर प्रेगनेंसी नॉर्मल है, अगर प्रेगनेंसी नॉर्मल है तो हर 48 घंटे के बाद सीरम HCG डबल होता है, लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी जो है वो नॉर्मल नहीं है, एक्टोपिक है, तो आपका जो HCG होता है सीरम के अंदर वो इतना डबल नहीं होता, वो कम होता है। ठीक है, तो अगर आपका जो सीरम HCG है वो सब ऑप्टिमल है तो आप कह सकते हैं कि हाँ यार ये इट में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ज़ाहिर है फिर आप साथ में वजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन भी करेंगे तो वहाँ से भी आपको कंफर्मेशन मिलेगी, यहाँ HCG करके भी आपको कंफर्मेशन मिलेगी। ठीक है बेटा, और उसके अलावा हीमोग्लोबिन एंड ग्रुप एंड सेव, ये क्या है? हीमोग्लोबिन देखेंगे पेशेंट का, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है और अगर ट्यूब रप्चर करती है तो बहुत ब्लीडिंग होती है और पेशेंट जो है सीवियरली एनीमिक हो जाता है, तो इसलिए, या ट्यूब ना भी रप्चर हो, वजाइनल ब्लीडिंग तो हो ही रही है बेटा, तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो इस अनीमिया को देखने के लिए आप हीमोग्लोबिन उसका फुल ब्लड काउंट कराते हो, और मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो लाजमी देखते हैं, डिटरमाइन द पेशेंट्स ब्लड ग्रुप एंड सेव सम सैंपल ऑफ द पेशेंट ब्लड फॉर क्रॉस मैचिंग विद द डोनर ब्लड। अगर हो सकता है जो आपकी प्रेग्नेंट मदर है जिसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, जो कि ब्लीड कर रही है, तो उसका आप कुछ ब्लड सैंपल लें और फिर उसकी क्रॉस मैचिंग करें और फिर उसके लिए ब्लड आप अवेलेबल करके रखें, ताकि जब ज़रूरत हो उसको ब्लड लगाने की तो आप उसको लगा सकें, क्योंकि ट्यूब रप्चर हो सकता है तो ब्लीडिंग होगी बहुत ज़्यादा, या फिर वैसे भी ब्लीडिंग हो रही है, तो अगर उसको ब्लड की ज़रूरत है तो आप उसको डोनेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और इसके अलावा अभी तक हमने क्या देखा बेटा? सबसे पहले आपने कहा कि बेस लाइन्स में एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, उसके बाद एब्डोमिनो पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं, उसके अलावा आपने ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन देखा, उसके अलावा HCG करते हैं, उसके अलावा जो है आप CBC करेंगे ताकि देखें हीमोग्लोबिन गिर तो नहीं गया बहुत, और उसके अलावा ग्रुप एंड सेव का मतलब ये है कि ब्लड ग्रुप आप उसका चेक करें मदर का कौन सा है, और उसके बाद डोनर ब्लड लेके सेव कर देंगे ताकि जब ज़रूरत हो ब्लड लगाने की तो हम लगा सकें। ठीक है, एंड आल्सो मेजर एंड असिस्ट द डिग्री ऑफ इंट्रा एब्डोमिनल ब्लीडिंग, कि अगर ट्यूब रप्चर हुई है और इंट्रा एब्डोमिनल ब्लीडिंग हुई है तो कितनी हुई है, और रेजस फैक्टर को भी लाजमी देखें। ठीक है, क्योंकि जब ब्लीडिंग होती है बेटा, तो फ़र्ज़ करें जब ट्यूब रप्चर होती है तो मैटरनल ब्लड एक्सपोज हो जाता है टुवर्ड्स द फीटल ब्लड, तो मैटरनल एंटीबॉडीज कैन रिएक्ट विद द फीटल ब्लड, तो रेजस फैक्टर भी देखना लाजमी है। ठीक है, ओके। तो अब ज़रा हम इसके बाद बेटा बात करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी की मैनेजमेंट की, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी की मैनेजमेंट से पहले आपकी 10 टीचर्स में एक टर्म है, दैट इज़ PUL, प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन, इसको भी ज़रा बात करते हैं। बिल्कुल अननोन लोकेशन, वर्किंग डायग्नोसिस डिफाइंड एज एम्प्टी यूट्रस विथ नो एविडेंस ऑफ एडनिक्सल मैस, यूट्रस भी एम्प्टी है, कोई एडनिक्सल मैस भी नहीं है, यानी कि ना फेलोपियन ट्यूब पे कोई स्वेलिंग है ना ओवरी पे कोई स्वेलिंग है जिसकी वजह से हम कह सकें कि हाँ यार यहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। नो,
आपने ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन किया, उस पे आपको यूट्रस खाली मिला, कोई एडनेक्सल मैस नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है। सो दिस इज़ सेड टू बी प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन। ठीक है, एंड द प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, जब आप TVUSS करते हैं, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन, तो आपको यूट्रस खाली मिलता है, फलोपियन ट्यूब, ओवरी, ये जो एडनेक्सल स्ट्रक्चर्स हैं ये सारे स्वेलिंग फ्री मिलते हैं, मतलब इनमें प्रेगनेंसी नहीं होती। सो दिस इज़ कॉल्ड प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन। अब इसके बाद बात करते हैं बेटा एक्टोपिक प्रेगनेंसी की मैनेजमेंट की।